हमारा आज का फोकस होगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्राथमिकताएं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पीयूष गोयल साहब ने लगातार दूसरी बार जो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है उसकी कमान संभाली है। अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक हुई और उन्होंने कहा कि जो समस्याएं हैं उनका इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालना होगा और किस तरह से वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के निर्यात को आगे बढ़ाने पर कदम उठाए जाएं, इसको लेकर के चर्चा हुई है। श्री गोयल ने अधिकारियों के विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का आग्रह किया। साथ ही साथ 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात के लक्ष्य पर सभी की निगाहें होंगी। कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा, ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट्स क्या कहते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, कैसे नए बाज़ारों की खोज करेंगे। पीपीपी मॉडल पर भी जो फोकस है वो मंत्रालय का स्पष्ट नज़र आया। साथ ही साथ आपको याद होगा कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो पीएलआई योजना की शुरुआत की गई थी उसका असर मैन्युफैक्चरिंग पे दिखा है और किस तरह से उद्योग जगत को बढ़ावा दिया जाएगा उस पर निगाहें रहेंगी। साथ ही साथ ये जो मंत्रालय है स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा देने के लिए काम करता है। साथ ही साथ जो FTA यानी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं अलग अलग देशों के साथ, इनोवेशन वहाँ भी लाया गया है। बीते शासनकाल के दौरान NDA 2.0 के दौरान इस बार भी कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस की उम्मीद नज़र आ रही है। भारत की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता को मंत्र बनाने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ ये उम्मीद जताई कि सरकार युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगी और सभी नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। निर्यात और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और जो वैल्यू एडिशन है, घरेलू वैल्यू एडिशन, उस पर फोकस करना, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जो कि कुलपति हैं IIFT के इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले यही कि 3.0 वो कौन सी चुनौतियां जिस पर पीयूष गोयल साहब की नजर रहेगी। सभी लोग मिलकर के काम करने की प्रतिबद्धता तो जता रहे हैं, लेकिन चुनौतियां 2-3 बड़ी जिससे निपटना जरूरी होगा। धन्यवाद अजय जी। ये देखिए, कंटिन्यूटी जो बनी हुई है मंत्रालय के अंदर पीयूष गोयल जी को कॉमर्स मिनिस्ट्री देने के साथ, तो मुझे लगता है कि इससे भारत सरकार की स्ट्रेटेजी में भी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया का वातावरण जो है अत्यधिक कठिन है और निर्यात के अंदर अनेक देशों के अंदर मल्टीपल समस्याएं हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इस समय बहुत डिवाइडेड है। और क्योंकि यूरोप के अंदर जो प्रॉब्लम हुई, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, उसके बाद के अंदर आप देखिए मिडिल ईस्ट में भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ईस्ट के अंदर भी था, ताइवान चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, अमेरिका रशिया ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस समय ये मल्टीलेटरल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन का असेसमेंट जो है वो किसी भी नए मंत्री के लिए थोड़ा सा टाइम मुश्किल कंज्यूमिंग होता। होता। जी बिल्कुल। इस तरह से ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है। और कल जैसे आप देखिए कि मंत्रालय पूरी तरह से इसके लिए तैयार है कि बिफोर द मिनिस्टर ज्वाइन, ए डे बिफोर मंत्रालय ने एक सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग की जिसके अंदर सचिव महोदय ने ये देखा कि मतलब मिनिस्ट्री के सारे ऑफिशियल्स ने बैठ के चर्चा की कि एक 100 दिन के टारगेट को कैसे अचीव किया जाए और देखकर आने वाले इससे कैसे निपटा जाए। अब आप जोशी जी, लेकिन एक आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरा स्पेसिफिक सवाल अब ये है सर कि ये जो ट्रेड डिप्लोमेसी है जो हमें दिखाई दी UAE के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, उसको हम कैसे आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि EU, अमेरिका और जो दूसरे ब्लॉक्स हैं उनके साथ अभी बातचीत चल रही है सर। नहीं, ट्रेड के अंदर आप देखिए कि कुछ तो हमने समझौते किए पिछले कुछ सालों में, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया समझौता हुआ, इंडिया UAE हुआ, इंडिया मॉरिशस हुआ, इंडिया ओमान डील है वो काफी फॉरवर्ड स्टेज पे, उसमें थोड़े से बॉटलनेक है, तो वो दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और वो कंटिन्यूटी रहेगी। इंडिया, अभी हमने EFTA किया। EFTA ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया का एकमात्र ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है, वो एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप देखिए यूरोपियन ट्रेड, इंडिया EU ट्रेड डील जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि टू हैव ए डील विद 27 कंट्रीज, मेनी कॉम्प्लेक्सिटी। साथ में देख रहे हैं कि कुछ नॉन टेरिफ बैरियर जो है वो यूरोपियन यूनियन लगाता जा रहा है, जैसे कार्बन का एक इशू है वहां पे, और ये डिफॉरेस्टेशन का इशू है। तो भारत उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है और उसके लिए ये देखिए कि मिनिस्ट्री ने कल ये कहा कि पीयूष गोयल जी ने कहा कि मंत्रालय और डिफरेंट डिपार्टमेंट वो साइलोज, आइसोलेटेड साइलोज के रूप में काम ना करें, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, एक इनोवेशन हो।
क्वालिटी के ऊपर उसमें फोकस किया गया। तो ये जो जो अधूरे कार्य हैं एफटीएज के, वो पूरा करने के ऊपर मुझे लगता है जोर है स्ट्रेटेजी में, और हम इसमें सफल होंगे। और अब सर यूके 2000 जी, अब मेरा अगला सवाल है सर, 2030 तक जो निर्यात का लक्ष्य हमने $2 ट्रिलियन का रखा है, सर्विसेज को मिला दें तो शायद $1 ट्रिलियन, मुझे एग्जैक्ट अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है सर्विसेज का क्या है, लेकिन कौन कौन से सेक्टर होंगे जहां हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? शायद डिफेंस एक्सपोर्ट एक बड़ा फोकस हो सकता है, लेकिन और कौन से एरियाज है जहां पर हम फोकस करके फौरी तौर पर निर्यात को बढ़ा सकते हैं? नहीं, हाँ, जहां तक प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है उसके ऊपर मुझे लगता है बहुत ही गंभीर एक्सरसाइज चल रही है, और ये एक रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज है जिस पर हम लोग गंभीर रूप से रिसर्च कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देखिए कि भारत का निर्यात जो पहले कमोडिटी बेस्ड था, वो निर्यात के स्ट्रक्चर में एक बड़ा परिवर्तन आया है, और उस परिवर्तन के लिए पीएलआई स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उसके अंदर हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, टॉयज हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू एडेड फूड, प्रोसेस फूड है, एग्री प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम निश्चित रूप से फोकस कर रहे हैं रादर देन कमोडिटीज। अभी आप देखिए कि पिछले ही महीने के अंदर अमूल ने अमेरिका के अंदर अमूल ब्रांड का मिल्क लॉन्च किया है। तो ये एक इंटरनेशनलाइजेशन की एक बड़ी अभूतपूर्व पहल है जो भारत ने की है, और मुझे लगता है इस पॉलिसी की कंटिन्यूटी और जो स्ट्रेटेजी हम तैयार कर रहे हैं, मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत अपने निर्यात लक्ष्य को न केवल मीट करेगा, बट भारत जो है दुनिया की एक महत्वपूर्ण द ट्रेड पावर बनकर उभरेगा। उसके अंदर आप देखिए हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया ग्लोबल द ग्लोबल साइज ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज टू क्रिएट इन इंडिया, मेकिंग इंडिया एक ग्लोबल हब। उसके बाद में सागरमाला प्रोजेक्ट है, गति शक्ति प्रोजेक्ट है, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो जोर रहने वाला है सर, लेकिन एक दूसरा फोकस भी है मंत्रालय का, वो है मैन्युफैक्चरिंग। सर, हमने पीएलआई योजना देखी करीब 2 लाख करोड़ रुपए की, क्या उसका आप विस्तार होते हुए देख रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत को और भी ज्यादा सशक्त बनाने पर काम ये मंत्रालय जारी रखेगा? नहीं, बिल्कुल जारी रखेगा। अब आप पीएलआई में आप देखिए कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोडक्ट का आयातक था, अब हम उसमें निर्यात की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ इंडिया इज लुकिंग एट द निर्यात स्ट्रेटेजी। टॉयज के अंदर भारत एक सबसे बड़ा मार्केट था जहां 70-80% खिलौने आयात होते थे। अब सर, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज कार्यभार संभाल रही हैं। तस्वीरें नॉर्थ ब्लॉक से आ चुकी हैं, और ऑफिशियल्स जो फाइल है उस पर पहला हस्ताक्षर करते हुए एनडीए 3.0 के केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आज एक बार फिर से वही कॉन्टिन्यूटी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में जो कॉन्टिन्यूटी दिखाई दी, वही वित्त मंत्रालय में भी दिखाई दी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया है वित्त मंत्रालय के अगुवा के तौर पर, जो हमारी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, जो 2019 में पहली बार उनको पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनने का सौभाग्य मिला, आज एक बार फिर से इतिहास रचते हुए लगातार 2024 में एनडीए शासन के दौरान उन्होंने फिर से एक बार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति जो प्रतिबद्धता है सरकार की, उस संकल्प के साथ एक बार फिर से पदभार संभाल लिया है। साथ में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वो भी पिछले कार्यकाल में उनके साथ कार्य करते हुए दिखाई दिए थे। बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी जो है वो लगातार जारी है, और इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कॉन्टिन्यूटी जिसका जिक्र आप कर रहे थे प्रोफेसर साहब, ये वित्त मंत्रालय में भी दिखाई दी। अगर हम इकोनॉमी को एज ए होल देखना चाहें तो ये जो कॉन्टिन्यूटी है निवेशकों के लिए, खासतौर पर जो विदेशी निवेशक हैं, उनके लिए वो कितना बड़ा संदेश है सर? देखिए, निवेशक के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है विदेश में निवेश करने की। पहली बात, अर्थव्यवस्था के अंदर स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था, ग्रोइंग अर्थव्यवस्था, और स्टेबिलिटी ऑफ लॉ एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी जी। तो भारत ने निश्चित रूप से बता दिया है कि स्पेशली कॉमर्स है, जी, फाइनेंस है और विदेश है, इसको बताते हुए कि भारत की स्थिरता एट द गवर्नेंस लेवल बनी हुई है, पॉलिसी लेवल बनी हुई है, और भारत के अंदर मुझे लगता है कि इससे निवेश के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और हमारी जो अधूरी स्कीम्स रह गई थी पिछली बार के अंदर, उनको एक नए सिरे से शुरू करने का मौका मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर विश्व के अंदर तेजी से